क्वेश्चन नंबर 12 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन बिलो आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ह्यूज लिमिटेड एंड बिग लिमिटेड एज ऑन 31/12/2013. Big Limited was merged with Huge Limited with effect from 1/1/2014. Balance sheet given है, equity share capital, general reserve, profit and loss account, export profit reserve. This is your statutory reserve. 12% debentures, trade payables, provision for taxation and proposed dividend. Then we have sundry fixed asset, investments non-trade, investment non-trade nature के हैं, inventory, trade receivable, advance tax, cash and bank. Huge Limited would issue 12% debentures to discharge the claim of debenture holders of Big Limited at par. जो Big Limited के debentures हैं उसके बदले Huge Limited अपने खुद के 12% debenture issue करेगा, ठीक है। Non-trade investment of Huge Limited fetched 25% while those of Big Limited fetched 18%. अब यहां पे आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम अर्न होगा वो भी गिवन है, ठीक है। एज सच हम क्वेश्चन आगे पढ़े बगैर ये जज तो नहीं कर सकते गिवन क्यों होगा, ठीक है। मे बी कोई ना कोई रीजन होगा इसके पीछे, क्या पता कोई आगे हम कुछ इशू करने जा रहे हो उसकी इनकम हमें इसके इक्विवेलेंट लेकर आनी हो, कोई ना कोई रीजन होगा इसको देने का। देखते हैं आगे। प्रॉफिट्स ऑफ ह्यूज एंड बिग लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 11, 12, 13 वर एज फॉलोज। 3 साल के प्रॉफिट गिवन है दोनों कंपनीज के ही। गुडविल में बी कैलकुलेटेड, ओके, सो नाउ वी गेट द पॉइंट। ये जो हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इनकम का परसेंटेज गिवन है दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है गुडविल कैलकुलेट करते समय हम प्रॉफिट्स में नॉन ट्रेड इनकम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे गिवन प्रॉफिट में से नॉन ट्रेड इनकम को रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो गुडविल है उसको निकालने के लिए हमें ये इन्वेस्टमेंट की इनकम चाहिए होगी, इसलिए आपको परसेंटेज गिवन है। सो गुडविल कैलकुलेशन के लिए हमें यूज करना है कैपिटलाइजेशन मेथड, टेकिंग 20% एज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, 20% इज द NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। Purchase consideration is discharged by Huge Limited on the basis of intrinsic value per share. फिर से एक कॉन्सेप्ट आया intrinsic value per share का। What is the intrinsic value? It is the net asset value of your share. यानी intrinsic value निकालने के लिए आपको सबसे पहले net asset निकालना पड़ेगा। Both the companies decided to cancel the proposed dividend as it has already been not approved by the board of directors. You have to cancel the amount of proposed dividend. Pass journal entries and prepare the balance sheet of Huge Limited after the merger. Now don't get confused by the words after the merger. इससे confusion नहीं होना चाहिए। यहाँ पे after the merger लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि amalgamation merger के नेचर का हो गया। यहाँ पे एक merger common parlance में यूज करा गया है। कहने का मतलब एक common टर्मिनोलॉजी के तहत हमने ये मर्जर टर्म यूज करा है। मर्जर का मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ दो कंपनीज का, ह्यूज लिमिटेड एंड बिग लिमिटेड, तो इसलिए मर्जर यूज करा है। बट ये अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का नहीं है। जब तक आपको मेंशन नहीं आता, आपको मैंने सिखा रखा है अमेलगमेशन कैसा मानना चाहिए, इन द नेचर ऑफ परचेज। तो यहाँ पे अमेलगमेशन परचेज के नेचर का माना जाएगा, मर्जर के नेचर का नहीं माना जाएगा। गॉट माई पॉइंट? आइए बनाएंगे फॉर्मेट्स। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ने हमसे डिमांड किया है जर्नल एंट्रीज एंड द बैलेंस शीट ऑफ ह्यूज लिमिटेड। तो सबसे पहले आ जाएगा जर्नल ऑफ ह्यूज लिमिटेड। जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। टू पेजेस का फॉर्मेट सफिशिएंट होगा जर्नल के लिए।
Let us go by the entries now. First entry will be what? Business purchase account debit. Business purchase account debit to liquidator of बिग लिमिटेड. ये हमारा फर्स्ट एंट्री बनेगा. बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बिग लिमिटेड. और नरेशन में लिख देंगे परचेज कंसिडरेशन ड्यू. परचेज कंसिडरेशन ड्यू. अमाउंट इसका निकाल के अपन बाद में लिख डालेंगे, बिकॉज पीसी का अमाउंट हमें यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा. लिखा है परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज्ड बाय यूज लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर. इंट्रिंसिक वैल्यू को बेसिस बनाकर यहाँ पे डिस्चार्ज करना है परचेज कंसिडरेशन का, और इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन नहीं, आपको निकालनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये वाली कहानी बाद में आ जाएगी. नेक्स्ट, एसेट को टेक ओवर करने का एंट्री बनाना है. कौन कौन से एसेट टेक ओवर करे ऐसी बात क्वेश्चन में लिखी नहीं है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे सभी तरह के एसेट्स जो हैं वो टेक ओवर किए हैं. देखिए जरा, सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स. सो आई विल राइट सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट. सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट कौन सी वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे? एट 4 लाख, जो कि ओल्ड वैल्यू है. सन्ड्री फिक्स्ड एसेट के बाद में है इन्वेंट्री, सॉरी इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉन करंट नेचर, दैट इज 50,000. सो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, दैट इज 50,000. नेक्स्ट है इन्वेंट्री, दैट इज अगेन 50,000. चलिए, इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट क्या है? इन्वेंट्री के बाद में है ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट विथ ₹80,000. ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 80,000. नेक्स्ट यहां पे गिवन है एडवांस टैक्स, दैट इज प्रीपेड टैक्सेस. एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट and the value of advance tax is 20,000. और लास्ट में है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट. सो कैश एंड बैंक का वैल्यू है 1,30,000. एक लाइन में यहाँ पे स्किप करूंगा बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे गुडविल निकल के आने वाला है. क्वेश्चन ने खुद ने कहा है कि हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है. गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, इसका मतलब एंट्री में क्या आएगा? गुडविल ही आएगा. कॉमन सेंस वाली बात है कि गुडविल की वैल्यू अपन निकालेंगे 2. आगे देखें, लायबिलिटीज में क्या है? 12% डिबेंचर्स. और यहाँ पे जो इन 12% डिबेंचर्स का मार्केट वैल्यू है दैट इज द सेम एज द गिवन वैल्यू, बिकॉज क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो बिग लिमिटेड के 12% डिबेंचर्स हैं उनका डिस्चार्ज ह्यूज लिमिटेड के 12% के डिबेंचर के साथ में करा जाएगा एट पार. तो इसका मतलब उनके डिबेंचर्स 1 लाख के हैं तो पेमेंट भी कितना करना है? हमें 1 लाख ही करना है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. इसके बाद आपको दिख रहा है ट्रेड पेएबल्स 45,000 to trade payables 45,000. ट्रेड पेएबल्स के बाद हमें यहां पे दिख रहा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 60,000 टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. $60,000. और प्रपोज डिविडेंड को मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे
बिकॉज प्रपोज डिविडेंड कैंसिल करना था। क्वेश्चन में लिखा है कि जो प्रपोज डिविडेंड है वो दोनों कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैंसिल किया जाएगा, तो हम यहाँ पे उसका एंट्री नहीं बनाएंगे प्रपोज डिविडेंड का। और साथ में आ जाएगा टू बिजनेस परचेज अकाउंट, टू बिजनेस परचेज अकाउंट, और एंट्री को बाद में कंप्लीट कर लेते हैं अपन। नरेशन में लिखेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। अब ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे रिजर्व्स को टेक ओवर नहीं करा है, हमने यहाँ पे रिजर्व्स को टेक ओवर नहीं किया बिकॉज ये अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का नहीं है, परचेज के नेचर का है। अगर मर्जर के नेचर का होता तो क्वेश्चन में लिखा आता अमेलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर, या फिर क्वेश्चन में ऐसा लिखा आता दैट फॉलो द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो आप मर्जर का नेचर नहीं मान सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट एंट्री किस चीज का होगा? पेमेंट का। और आप देखिए यहाँ पेमेंट के लिए हमने क्या करा है, पेमेंट के लिए हमने यहाँ पे शेयर्स इशू करे हैं। ठीक है, पेमेंट करना है किसको? ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो पेमेंट की एंट्री क्या बन जाएगी? लिक्विडेटर ऑफ बिग लिमिटेड डेबिट, liquidator of big limited debit. 2, payment has been done in the form of equity share capital. और उसके बाद मैं दो लाइनें यहाँ पे छोड़ देता हूं बिकॉज क्या मालूम यहाँ पे प्रीमियम भी आ जाए, क्या मालूम फ्रैक्शन शेयर निकल के आ जाए, हमें फ्रैक्शन शेयर के बदले कुछ कैश पे करना पड़ जाए। जनरली जब भी क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू का पॉइंट इन्वॉल्व होता है तो कैश का आना चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ी स्पेस छोड़ लेते हैं, दो लाइनें छोड़ देते हैं, उसके बाद में लिख देते हैं कंसिडरेशन डिस्चार्ज्ड, कंसिडरेशन डिस्चार्ज्ड। और इस एंट्री को भी हम बाद में फिलअप कर देंगे अच्छे से। लास्ट में हमें क्या करना है? लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। तो लायबिलिटी के पेमेंट के रिगार्डिंग ओनली डिबेंचर्स का पेमेंट लिखा हुआ है। 12% डिबेंचर्स को अगेन 12% डिबेंचर्स में ही कन्वर्ट करना है, बट दीज 12% डिबेंचर्स आर ऑफ बिग लिमिटेड एंड दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द डिबेंचर्स ऑफ ह्यूज लिमिटेड। तो एंट्री क्या बन जाएगा? एंट्री बन जाएगा 12% डिबेंचर्स, मैंने ब्रैकेट में लिखा ऑफ बिग लिमिटेड 1 लाख। तो 12% डिबेंचर्स ऑफ बिग लिमिटेड डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अब ये जो 12% डिबेंचर्स अकाउंट है वो ह्यूज लिमिटेड का है, बट ये हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट में, क्योंकि हम जो जर्नल बना रहे हैं वो ऑलरेडी किसका जर्नल है? दैट इज ऑफ ह्यूज लिमिटेड ओनली। नरेशन में आ जाएगा डिबेंचर होल्डर्स डिस्चार्ज्ड। पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स का हमने पेमेंट कर दिया बाय इशूइंग देम द न्यू सेट ऑफ डिबेंचर्स। इज इट क्लियर? तो ये तो हमारी बैलेंस शीट की 4 एंट्रीज बन गई। इसके अलावा हमें और कौन सा एंट्री क्या नीड होगा? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंटर कंपनी ओइंग्स नहीं है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक भी नहीं है, किसी भी तरह का एक्सपेंस भी नहीं है, बट एक एंट्री है जो अभी हमें और बनाना है, दैट इज द एंट्री फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व गिवन है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व बिग लिमिटेड का 40,000 है, ये रिजर्व हमें टेक ओवर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगा एमैलगमेशन। नेक्स्ट एंट्री इज एमैलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, amalgamation adjustment account debit to statutory reserves account। और हमारे केस में ये जो रिजर्व है वो कौन सा है? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, वर्थ ₹40,000। ये हमें मजबूरी में इनकॉर्पोरेट करना होगा, इसीलिए हमने इस तरह का एंट्री बनाया है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व इनकॉर्पोरेटेड।
हालांकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि आप इसको इनकॉर्पोरेट करें, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपको लिखे बगैर इसको इनकॉर्पोरेट करना है, बिकॉज इट इज अ स्टैट्यूटरी रिजर्व। इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे तो नंबर भी नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर? जर्नल समझ में आ गया? अभी काफी सारी एंट्रीज फिलअप होना बाकी है, बट हमने जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से यहाँ पे तैयार कर लिया है। नेक्स्ट वी कम टू बैलेंस शीट ऑफ ह्यूज लिमिटेड। एज ऑन, तो एमेलगमेशन कब हुआ? फ्रॉम 1/1/2014। सो एज ऑन 1 जनवरी 2014। और ये जो बैलेंस शीट होगा इट इज आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एमेलगमेशन। ठीक है, जो भी वैल्यूज आएंगी बैलेंस शीट में उनका कैलकुलेशन करा जाएगा, जिसके लिए हमें नोट की रिक्वायरमेंट होगी। सो पर्टिकुलर्स, note number and amount. The first thing that we have will be equity and liabilities. Under the heading of equity and liabilities, first heading is shareholder funds. In the heading of shareholder funds, first heading is share capital. And for share capital, we'll make note number 1. After share capital, we have reserves and surplus. For reserve and surplus, we'll make note number 2. Next, नॉन करंट लाइबिलिटीज आएगा, एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स रिपोर्ट करने पड़ेंगे हमें। सो नॉन करंट लाइबिलिटीज का हेडिंग आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फॉर रिपोर्टिंग द डिबेंचर्स। उसके बाद थर्ड हेडिंग विल बी करंट लाइबिलिटीज। And in the heading of current liabilities, we have trade payables. और इसके लिए हमें किसी भी नोट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज डायरेक्टली आपको कैटेगरी के नेम से गिवन है और इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो ट्रेड पेबल्स का वैल्यू है 40,000 एंड 45,000। 40,000 प्लस 45,000, दैट इज 85,000। और नेक्स्ट आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है, और इसमें क्या आना है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो इसका नोट अपन बना लेते हैं। यहां पे आएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। दिस इज योर टोटल। प्रपोज डिविडेंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं लिखना है, बिकॉज प्रपोज डिविडेंड कैंसल आउट हो चुका है। बैलेंस शीट में गिवन तो है, बट उसे कैंसल आउट कर देना है। सिखाऊंगा कैंसिल कैसे किया जाएगा। कमिंग ऑन द असेट साइड, सो असेट्स के साइड पे द फर्स्ट पॉइंट इज नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट का पहला पॉइंट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट।
and under the category of property, plant and equipment, the first point is tangible assets. नोट नंबर 5, एक लाइन मैंने पहले ही छोड़ दिया, जिससे अगर हमारे पास गुडविल आए तो हम उसकी रिकॉर्डिंग कर पाए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इसके लिए हमें किसी भी नोट की रिक्वायरमेंट है नहीं, डायरेक्टली इसका अमाउंट लिख सकते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर 2,50,000, दैट इज 2,50,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आएगा करंट एसेट्स का। इन द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स, द फर्स्ट वन इज इन्वेंट्री, और इसके लिए नोट रिक्वायर्ड नहीं है, वैल्यू डायरेक्टली आ सकता है 1,20,000, 50,000, 1,20,000 प्लस 50,000, that is 1,70,000। आगे आप देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स, तो इसके भी नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। अमाउंट इज 75,000, 80,000, that is 1,55,000। नेक्स्ट हमारे पास में है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसके लिए डेफिनेटली नोट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। यहां पे कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन है, और लास्ट में है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स मैंने यहां पे क्यों लिखा है, बिकॉज आई विल हैव टू राइट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स इन द पॉइंट ऑफ अदर करंट एसेट, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया है। ठीक है, इसके बाद फाइनली आ जाएगा टोटल। असेट्स के अंदर नोट नंबर हम बाद में मार्क करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, बट हमारे पास बैलेंस शीट का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है, और बैलेंस शीट का ड्राफ्ट रेडी होने के बाद में कम टू द नोट्स ऑफ द बैलेंस शीट। एटलीस्ट 2 पेजेस के आपको नोट्स चाहिए होंगे, जैसा कि मोस्टली अपन सभी क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। तो 2 पेज के नोट्स हमने यहाँ पे तैयार कर लिए, और फाइनली हम आ रहे हैं वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट बच्चों, वैसे हमारा जो वर्किंग नोट पहला पहला बनता है, दैट इज बेसिकली रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, बट मुझे यहाँ पे पीसी निकालने से पहले कुछ और भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें गुडविल का भी कैलकुलेशन करना है। तो हमारा फर्स्ट टास्क होगा वो क्या होगा कि हम यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करें दोनों कंपनीज के लिए, फॉर ह्यूज लिमिटेड एंड फॉर बिग लिमिटेड। उसके बाद अपन पीसी के बारे में सोचेंगे। तो मैंने वर्किंग नोट का फर्स्ट पॉइंट डाल दिया, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। वर्किंग नोट का हमने यहाँ पे पहला पॉइंट दे दिया है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, 2 कंपनीज के लिए कैलकुलेशन करना है। वन कंपनी इज योर ह्यूज लिमिटेड, अदर कंपनी इज योर बिग लिमिटेड। आप सोच रहे होंगे सर आप ह्यूज के लिए क्यों निकाल रहे हो, ह्यूज तो इनफैक्ट बिग को टेक ओवर कर रहा है, ओनली बिग के लिए निकालो, काम खत्म करो। नहीं, ह्यूज के लिए भी निकालना जरूरी है, क्योंकि मुझे ह्यूज के लिए क्या निकालने पड़ेंगे, नेट असेट की वैल्यू, और बिग के लिए भी क्या निकालना पड़ेगा, नेट एसेट का वैल्यू। और नेट एसेट के वैल्यू में सारे एसेट लिए जाएंगे और एसेट में गुडविल भी लिया जाएगा,
इसलिए हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सो गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूं एवरेज, या एवरेज नहीं, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ 2011, 2012 एंड 2013, इन तीनों के हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लेने जा रहे हैं। अगर आप बिग के लिए चेक करेंगे तो 5 लाख प्लस 6,50,000 प्लस 5,75,000, total profits for Huge Limited in the past 3 years are 17,25,000. What about Big Limited? Big Limited के लिए 1,50,000 plus 2,10,000 plus 1,80,000, it is 5,40,000. ठीक है, Big Limited के लिए आ गया 5,40,000, the value of total profits. ऑल राइट, अब देखिए टोटल प्रॉफिट्स की मदद से हम यहां पे निकाल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे? 3 साल के प्रॉफिट्स हैं तो 17,25,000 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 5,75,000 ये एवरेज प्रॉफिट आ चुका है ह्यूज लिमिटेड का, और बिग लिमिटेड के लिए आएगा 1,80,000, 1,80,000। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि हमें फॉलो यहां पे करना है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड बेसिकली 2 पैटर्न से हो सकता है। एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें यहाँ पे कैपिटलाइज करने के लिए मेथड कौन सा यूज करना है मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा? वी हैव टू अप्लाई द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग योर फॉर्मूला इज व्हाट? योर फॉर्मूला इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपका फॉर्मूला होता है। गुडविल का फॉर्मूला अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस is to be compared with the capitalized value of the business। तो capitalized value of business निकालना पड़ेगा, उसको अपन कंपेयर करेंगे किससे? कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा? हमारे पास में आंसर आ जाएगा गुडविल, गुडविल का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बट एक खास बात क्या है, जब हम लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं तो इस एवरेज प्रॉफिट में से मैंने माइनस कर दिया है नॉन ट्रेड इनकम। आप समझ रहे हैं मैं क्यों माइनस कर रहा हूं नॉन ट्रेड इनकम? मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो नॉन ट्रेड इनकम को मैं तीनों ईयर में से अलग अलग माइनस कर दूं, या फिर मैं नॉन ट्रेड इनकम को आखिर के अंदर माइनस कर दूं। बात एक ही है, बट जब आखिरी में माइनस करेंगे तो एक बार ही माइनस करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट निकाल चुके हैं। एंड एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा? द प्रॉफिट्स पर एनम। तो क्योंकि प्रॉफिट पर एनम है तो नॉन ट्रेड इनकम भी एक बार माइनस होगा। अगर आप इसको पहले माइनस करते हैं, एवरेज निकालने से पहले माइनस करते हैं, तो आपको तीनों साल में से माइनस करना पड़ता है। बट मैं एवरेज निकालने की बात कर रहा हूं तो मुझे एक ही बार माइनस करना है, 3 बार माइनस करने की जरूरत नहीं है। देखिए जरा नॉन ट्रेड इनकम कितना आएगा। ह्यूज लिमिटेड के पास 25% की नॉन ट्रेड इनकम आती है। सो 2 लाख का 25% दैट इज 50,000 का नॉन ट्रेड इनकम अर्न किया जाता है। This is your 2 lakh into 25%। सिमिलरली अगर हम देखें यहां पे तो बिग लिमिटेड के लिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है? 50,000, और उस पे 18% का इनकम आता है। 50,000 का 18%, so 50,000 into 18% that is 9,000। This is the value of your non ट्रेड इनकम। जब नॉन ट्रेड इनकम को माइनस करा जाएगा किस में से? एवरेज प्रॉफिट में से, तो हमारे पास क्या निकल कर आएंगे? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स
एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू में से हमने माइनस कर दिया नॉन ट्रेड इनकम, तो हमारे पास में आ गया एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट. सो 5,75,000 minus 50,000, it is 5,25,000, and 1,80,000 minus 9,000 is 1,71,000. These are my adjusted average profit. Capitalized value of business. वैसे इस चीज का टेक्निकल मीनिंग क्या होता है? टेक्निकल मीनिंग ये है कि हम जिस लाइन ऑफ बिजनेस में हैं वहां पे अगर हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर हम ऑन एन एवरेज 5,25,000 अर्न कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें मिनिमम कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी 5,25,000 के प्रॉफिट अर्निंग के लिए कितनी कैपिटल की नीड होगी. दैट इज व्हाट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस. इसको निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे इसको ए मार्क कर दिया. एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट को मैंने ए मार्क कर दिया. मैं ए को डिवाइड करूंगा एनआरआर परसेंटेज से. व्हाट इज एनआरआर? द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज. और ये आपको गिवन था 20%. सो फर्स्ट केस में 5,25,000 अपॉन 20%, दैट इज 26,25,000. नेक्स्ट आएगा 1,71,000 अपॉन 20%, दैट इज 8,55,000. 8,55,000. ये निकल कर आ गया आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस. फ्रॉम दिस वैल्यू हमें रिड्यूस करना है द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. और जैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू माइनस होगा तो आपके पास निकल कर आएगा गुडविल. नाउ द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड. बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग, इट इज द वैल्यू ऑफ योर नेट असेट्स फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. ठीक है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, दीज आर योर नेट असेट्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? गुडविल. तो एक काम करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड के आगे स्टार मार्क कर लेते हैं और इसी के नीचे स्टार का वर्किंग शो कर लेते हैं. सो स्टार के वर्किंग नोट में आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज द नेट असेट्स. All right, capital employed is equal to what? It is equal to the net assets. इसका मतलब हमने सारे assets को ऐड करना पड़ेगा, सभी तरह की लाइबिलिटीज को माइनस करना पड़ेगा और फिर ये वैल्यू निकल कर आएगा. ह्यूज लिमिटेड, बिग लिमिटेड. First of all, we'll take all the assets. Sundry fixed asset, ये पहला आइटम है. This is 9,50,000 and 4 lakh. इसके बाद में है इन्वेस्टमेंट्स at value of 2,50,000. इन्वेस्टमेंट्स के बाद है इन्वेंट्री, दैट इज 1,20,000 and 50,000. ये इन्वेंट्री का वैल्यू आ चुका है. इन्वेंट्री के बाद में है ट्रेड रिसीवेबल्स, और इसका वैल्यू है 75,000 80,000. इसके बाद में है एडवांस टैक्स, that is 80,000 20,000.
At last we have cash and bank. That is 2,75,000 and 1,30,000. अब बच्चों एक बात समझना, मैंने यहाँ पे जो निकाला है कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट भी शामिल कर दिए और प्रैक्टिकली ये इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं होने चाहिए। व्हाई इज इट सो? क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट का नेचर है वो कैसा है? नॉन ट्रेड नेचर है। ये जो इन्वेस्टमेंट का नेचर है वो नॉन ट्रेड नेचर है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। बिकॉज आप देखिए, जब हम यहाँ पे गुडविल में प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय भी हमने यहाँ पे नॉन ट्रेड इनकम को माइनस कर दिया गया है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो भी हम इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। ठीक है, नाउ यू माइट वंडर कि सर आपने तो ले लिया, कोई बात नहीं, अभी हटाऊंगा बाद में, टेंशन ना लो, हटा दूंगा मैं इसको। तो ये मेरे पास में आ गए टोटल असेट्स, दीज आर माय टोटल एसेट्स, और इसका टोटल मैं बैलेंस शीट से देख सकता हूं, 17 लाख एंड 7,30,000, 17 लाख एंड 7,30,000। ठीक है, अब मैं इसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस कर देता हूं, इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट माइनस करने के पीछे रीजन क्या है? बिकॉज दे आर नॉन ट्रेड। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए नेट असेट्स का पार्ट नहीं हो सकते, या फिर हम कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं हो सकते, हटा दिया जाएगा। 2,50,000। इसके बाद हम माइनस करेंगे द लायबिलिटीज वन बाय वन। व्हाट आर द लायबिलिटीज? इट इज 12% डिबेंचर्स, 1 लाख 1 लाख, 12% डिबेंचर्स के बाद नेक्स्ट क्या है? ट्रेड पेबल्स, that is 40,000 and 45,000। ट्रेड पेबल्स के बाद में है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, that is 1,60,000। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास यहाँ पे ये एडलेस करने के बाद में कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि नेट असेट आएगा। बट इस नेट असेट्स के अमाउंट में क्या चीजें शामिल नहीं है? इन्वेस्टमेंट का अमाउंट शामिल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं दीज आर दी नेट असेट्स एक्सक्लूडिंग व्हाट? एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स। These are the net assets excluding investment, or you can say that this is also your capital employed. ठीक है, but it also excludes what? Investments. So net assets or capital employed both are excluding the amount of investment because your investment was of non trade nature. तो non trade nature के investment goodwill की calculation के लिए काम के नहीं है, इसलिए हटा दिया जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 17 लाख माइनस 2 लाख 15 लाख, 15 लाख माइनस 1 लाख 14 लाख, 14 लाख माइनस 1 लाख 40,000, 12,60,000 के नेट असेट्स हैं ह्यूज लिमिटेड के। एंड फॉर बिग लिमिटेड 7,30,000 माइनस 50,000 माइनस 1 लाख माइनस 45,000 माइनस 60,000। टोटल नेट असेट एक्सक्लूडिंग गुडविल आर 4,75,000। ठीक है, तो यही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है और यही आपके नेट असेट हैं एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखें, इट इज नॉट योर परचेज कंसिडरेशन, it is just the part of your net assets, it is not the purchase consideration, it is the part of net asset excluding what? investment। पीसी निकालने के लिए तो हमें इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना,
पीसी निकालने के लिए तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इंक्लूड करी जाएगी। ठीक है, यहां तक का फंडा क्लियर हो गया। सो कैपिटल एम्प्लॉयड 4,75,000 for big limited and 12,60,000 for huge limited। गुडविल निकाल लेते हैं। 26,25,000 minus 12,60,000, 13,65,000 is the value of goodwill for huge limited, and 8,55,000 minus 4,75,000, the value of goodwill is 3,80,000। चेक कर ले जरा। गुडविल का वर्किंग समझ में आ गया सभी को? गुडविल निकालने के लिए हमने यहाँ पे निकाला है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके नेट असेट्स के बराबर भी होता है, बट दीज नेट असेट्स आर एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और इन्वेस्टमेंट हमने क्यों हटाया? बिकॉज दीज आर ऑफ द नॉन ट्रेड नेचर और ये गुडविल के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होने चाहिए थे। जब पीसी निकालेंगे तो डेफिनेटली हम इसे इंक्लूड करेंगे, बट जब गुडविल निकाल रहे हैं तो इसको इंक्लूड करने का फायदा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सेकेंड पॉइंट देखिएगा अब, कैलकुलेशन ऑफ intrinsic value per share। calculation of intrinsic value per share, because क्वेश्चन में जो यहाँ पे शेयर इशू करे जाएंगे they will be based on the intrinsic value per share। और intrinsic value per share निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? नेट असेट्स निकालने पड़ेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए सबसे पहले हमें नेट असेट्स निकालने होंगे। सो नेट असेट अगेन दोनों कंपनी के लिए आएंगे, ह्यूज लिमिटेड एंड बिग लिमिटेड। नाउ द पॉइंट इज कि क्या हम फिर से यही सब कैलकुलेशन करने बैठे जो हमने ऑलरेडी करी है? इज इट सेंसिबल टू डू सो? क्या फिर से अपन वही चीज लिखें सारी की सारी? क्योंकि नेट असेट्स का मतलब क्या है, हमें सारे एसेट फिर से लेने पड़ेंगे और सभी तरह की लाइबिलिटीज को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या फिर से अपन वही चीज दोबारा से करें? नहीं ना, सेंसिबल नहीं है, इलॉजिकल लगता है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूं, मैं नेट असेट निकालने के लिए थोड़ा शॉर्टर रूट इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर मैंने ऊपर लिखा एज इन वर्किंग नोट नंबर 1। कैपिटल एम्प्लॉयड जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं फर्स्ट वर्किंग नोट में, दैट इज 12,60,000 एंड 4,75,000, ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके थे। इस कैपिटल एम्प्लॉयड से हमने एक चीजें हटा दी थी, एक चीज हमने हटाई थी, दैट वाज द इन्वेस्टमेंट्स। उस इन्वेस्टमेंट को मैं फिर से यहाँ पे जोड़ देता हूं, बिकॉज देखिए अब जो हम नेट असेट निकाल रहे हैं वो पीसी के पर्पज से निकाल रहे हैं, और ऐसा आपको मैंने कहीं भी नहीं सिखाया कि पीसी निकालते वक्त आप इन्वेस्टमेंट को माइनस करिए। मैंने कभी आपको ये बात नहीं सिखाई है, बिकॉज पीसी निकालते समय हमने जितने भी एसेट टेक ओवर करे और जो भी लाइबिलिटीज टेक ओवर करी उन सबको आपको एडलेस करना होता है। क्वेश्चन में ये गिवन नहीं कि आपने कौन कौन सा एसेट लिया, कौन कौन सा लाइबिलिटी लिया, हम क्या मानेंगे सारे एसेट लिया, सारा लाइबिलिटी लिया। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जोड़ना है 2,50,000
जो हमने पहले वहां माइनस करा था उसको हमने फिर से जोड़ दिया, और साथ में हमारे पास एक नया असेट यहाँ पे और अराइज हो गया, दैट इज द गुडविल। गुडविल जिसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है। ध्यान रखें, अभी तक हमने गुडविल रिकॉर्ड नहीं करा, हमने गुडविल ओनली कैलकुलेट करा है। देयर इज अ डिफरेंस। कहीं ऐसा नहीं कि इसी गुडविल को आप बैलेंस शीट में लिख डालेंगे, नो, ये गुडविल हमने ओनली कैलकुलेट करा है। अभी तक हमने इसको कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करा, ओनली कैलकुलेशन करी गई। और कैलकुलेशन क्यों करी गई? ताकि अपन यहाँ पे करेक्टली इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल पाए, इसलिए हमने कैलकुलेशन करा है गुडविल का। तो गुडविल का अमाउंट कितना निकल कर आया था? 13,65,000 एंड 3,80,000। 13,65,000 एंड 3,80,000। और वैसे मैं आपको एक फंडामेंटल पॉइंट बताना चाहता हूं, ये जो हमने गुडविल कैलकुलेट करी है ह्यूज लिमिटेड के लिए, ये तो कभी भी रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती है। क्योंकि आपको अगर मालूम हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्लियर कट एक बात लिखी हुई है कि ओनली एंड ओनली द परचेज्ड गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड। अगर गुडविल को परचेज करा है तभी रिकॉर्ड किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इफ द गुडविल इज नॉट परचेज्ड इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। और हमने जो यहाँ पे गुडविल निकाली है ह्यूज लिमिटेड की, दैट इज द सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, ये परचेज गुडविल नहीं है। बट जो हमने गुडविल निकाला है फॉर बिग लिमिटेड, ये शायद बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिग लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर रहे हैं। जब बिजनेस परचेज करेंगे तो गुडविल भी परचेज करेंगे, तो उस टाइम पे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। कोई बात नहीं, समझ लेंगे इस बात को आगे। अभी एंट्री से पूरा सिचुएशन क्लियर हो जाएगा कि गुडविल आएगा कि नहीं आएगा। बट एक बात श्योर है कि गुडविल ऑफ ह्यूज लिमिटेड बैलेंस शीट में नहीं आने वाला, बिकॉज इट इज नॉट द परचेज गुडविल, इट इज द सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। ठीक है, कैलकुलेशन हमने क्यों करा? ताकि हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल पाए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कैलकुलेशन ही नहीं करोगे, आप बोलोगे सर बेकार पॉइंट है, रिकॉर्ड तो करना नहीं। क्यों करना? कैलकुलेट करना जरूरी है, बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास में आ गए हैं नेट असेट्स। एंड आपको मालूम है कि नेट असेट्स को ही क्या कह देते हैं? परचेज कंसिडरेशन। नेट असेट्स को कहा जाता है परचेज कंसिडरेशन। जो मैंने ऊपर नेट असेट निकाले, मैं उसको परचेज कंसिडरेशन नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि इन नेट असेट्स के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट को हटा दिया। इस नेट असेट में अभी तक गुडविल शामिल नहीं हुआ था, तो ये आपका पीसी नहीं हो सकता। 12,60,000 एंड 4,75,000 कैनॉट बी योर पीसी, बट दे आर डेफिनेटली योर नेट असेट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द गुडविल। ओके, सो 12,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 13,65,000, 28,25,000, 28,25,000। एंड बिग लिमिटेड के लिए 4,75,000 प्लस 50,000 प्लस 3,80,000, दैट इज 9,05,000। तो ऑल दो यहाँ पे जो पीसी का अमाउंट आएगा वो तो ओनली 9,05,000 माना जाएगा। 28,25,000 बेसिकली पीसी का पार्ट नहीं है। वाई इज इट सो? क्योंकि यहाँ पे ह्यूज लिमिटेड बिग लिमिटेड को टेक ओवर करेगा। ठीक है, तो ह्यूज का तो आपको पीसी निकालना ही नहीं है वैसे भी। फिर हमने यहाँ पे ह्यूज के लिए नेट एसेट क्यों निकाले? जिससे हम क्या निकाल पाए? इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल पाए। बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है कि ह्यूज लिमिटेड ने जब यहाँ पे डिस्चार्ज करा है परचेज कंसिडरेशन का, तो वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस के ऊपर करा है। ठीक है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस के ऊपर डिस्चार्ज करा है परचेज कंसिडरेशन। कहने का मतलब क्या हुआ आप समझिए, हमें यहाँ पे पीसी का अमाउंट तो वैसे अवेलेबल हो गया। पीसी का अमाउंट कितना है? 9,05,000। बट 9,05,000 का डिस्चार्ज करने के लिए, 9,05,000 का डिस्चार्ज करने के लिए ह्यूज लिमिटेड ने क्या इशू करे होंगे? शेयर्स इशू करे होंगे। और वो शेयर किसको मिलेंगे? यहाँ पे ओनली सिंगल कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का यहाँ पे सिंगल कैटेगरी है, दैट इज द इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बिग लिमिटेड विल गेट द शेयर्स ऑफ ह्यूज लिमिटेड। बट शेयर्स को कौन सी वैल्यू पे इशू करा जाएगा वो वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं है, एंड दैट वैल्यू इज गोना बी योर इंट्रिंसिक वैल्यू। इज इट क्लियर? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जरा देखें। ह्यूज लिमिटेड के पास में कुल मिलाकर यहाँ पे 7 लाख की शेयर कैपिटल है और 10 रुपीज का ईच है, यानी नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 70,000।
तो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ शेयर्स एंड दीज नंबर ऑफ शेयर्स आर 70,000. सो 28,25,000 को अगर मैं 28,25,000 को 70,000 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ जाएगी ना. अगर मैं इसको A मान लेता हूं और अगर मैं इसको B मान लेता हूं तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए मुझे A को B से डिवाइड करना होगा. दैट इज 28,25,000 divided by 70,000. The intrinsic value will be 40.3571. मैंने 4 डेसिमल्स तक लिया है. ठीक है. वैसे यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू बिग के लिए निकालने का मतलब नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं. निकाल लेते हैं उसके लिए भी, हालांकि कोई सेंस नहीं है वैसे निकालने का, क्योंकि जो वैल्यू है वो तो आपको ह्यूज की लेनी पड़ेगी. तो यहाँ पे बिग के पास में कितने शेयर्स हैं? 25,000 शेयर्स हैं. सो 9,05,000 को डिवाइड करना है 25,000 से. इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी 36.2. ऑल्दो ये हमारे कुछ भी काम नहीं आएगा, हमने ऐसे ही निकाल दिया है 36.2. बताइए, ये बात क्लियर हो गया? तो एक बात हमें यहाँ पे ये समझ में आ गई कि बिग लिमिटेड का पीसी आ चुका है 9,05,000 और ये 9,05,000 का पेमेंट कौन से फॉर्म में करा जाएगा? इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में करा जाएगा. ठीक है. 9,05,000 का पेमेंट इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में करा जाएगा. और ये इक्विटी शेयर कौन इशू करेगा? ह्यूज लिमिटेड. और कौन सी वैल्यू पर इशू करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू इज 40.3571. ऑल राइट. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. अब 10 परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू रुपीज 9,05,000. और मैं यहां पे डाल रहा हूं पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बिग लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा. कौन से फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ह्यूज लिमिटेड के हमें इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे. कितने इक्विटी शेयर इशू होंगे? हमें पेमेंट करना है 9,05,000. डिवाइड करना पड़ेगा इंट्रिंसिक वैल्यू से 40.3571. सो 9,05,000 divided by 40.3571. डिवाइड करने पर हमारे पास में यहां पे कितने शेयर्स आएंगे? तो यहां पे शेयर फ्रैक्शन में निकल कर आ रहे हैं. द नंबर ऑफ शेयर्स आर 22,424.802575. शेयर्स आ गए फ्रैक्शंस में 22,424.802575. अब आपको मालूम है कि हम फ्रैक्शन में शेयर्स इशू नहीं कर पाएंगे, तो एट मैक्सिमम कितने शेयर इशू हो सकते हैं? 22,424. At maximum we can issue 22,424 shares. और जो रिमेनिंग है, जो इसका फ्रैक्शन पार्ट है, दैट इज 0.802575, मैं इसको राउंड ऑफ करके कर दूंगा 0.8026, वो हमें पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश. राइट. तो इन फॉर्म ऑफ कैश कितना पेमेंट होगा? देखिए, इन फॉर्म ऑफ कैश जो भी फ्रैक्शन अमाउंट था दैट इज 0.8026, इसका हम कर देंगे पेमेंट
at the intrinsic value, that is 40.3571. all right, और ये हम क्यों कर रहे हैं? फॉर दी फ्रैक्शनल शेयर्स। तो फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए कैश के फॉर्म में पेमेंट किया जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2242.802575 शेयर्स निकल कर आए, जिसको हमने यहाँ पे 22424 ही मेंशन करा है, और जो रिमेनिंग फ्रैक्शनल पार्ट था उसके लिए हमने कैश का इंतजाम किया है। ऑल राइट, आइए अब इनका रुपीस के फॉर्म में अमाउंट निकाल लेते हैं इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे शेयर्स निकाल दिए 22424, और एक शेयर का जो इशू वैल्यू है दैट विल बी योर इंट्रिंसिक वैल्यू, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियर कट ये बात स्टेट करी हुई है कि जो हम शेयर्स का इशू करेंगे दैट विल बी एट द इंट्रिंसिक वैल्यू। वैसे यहाँ पे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज का है, बट इशू वैल्यू इज 40.3571, तो जो रिमेनिंग डिफरेंस है दैट विल बी योर सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो 22424 इंटू 40.3571, ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट आ रहा है यहाँ पे 904967.6। तो मैं थोड़ा उसको अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ कर रहा हूं जिससे हमारे पास एक बेटर अमाउंट निकल कर आ जाए। इट इज 94970, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा राउंड ऑफ करा है, 904970, ठीक है। और अगर टोटल पीसी का अमाउंट 9,05,000 है, तो एक बात श्योर है कि जो यहाँ पे कैश निकल कर आएगा दैट विल बी 30 रुपीज। तो ऐसे मिलाकर जो टोटल पीसी बन जाएगा दैट विल बी अगेन 9,05,000। बात समझ में आ रही है? यानी कि पीसी का जो मेजर पार्ट है वो तो हमने इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में ही पे आउट कराए, क्योंकि फ्रैक्शन निकल कर आ गए, इसलिए हमने फ्रैक्शन अमाउंट जो है वो कैश के अंदर कॉम्पनसेट कर दिया है। इज दैट क्लियर? सो मेरे पास यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है 904,970 और कैश का अमाउंट है 30, तो टोटल अमाउंट हो गया 9,05,000। ऑल राइट, क्या कर सकते हैं? देखो अब बैलेंस शीट बनाना शुरू कर सकते हैं। बैलेंस शीट में हम यहाँ पे पोस्टिंग डाल सकते हैं, और उसके अलावा जो हमारी एंट्रीज हैं उनको भी कंप्लीट किया जा सकता है अब, क्योंकि सारी चीजें निकल कर आ चुकी हैं। पीसी का अमाउंट इज 9,05,000, सो 9,05,000 के अमाउंट से हमने यहाँ पे एंट्री बना दिया है, ठीक है। बिजनेस परचेज में भी यहाँ पे आ जाएगा 9,05,000। difference amount I can put into goodwill or capital reserve. Let us calculate the amount. 4 lakh plus 50,000 plus 50,000 plus 80,000 plus 20,000 plus 1,30,000। डेबिट का टोटल है 7,30,000 और क्रेडिट में कितना आ रहा है? क्रेडिट के अंदर आ रहा है माइनस हमने कर दिया, उसमें से 1 लाख माइनस कर दिया है 45,000, माइनस कर दिया 60,000, माइनस कर दिया 9,05,000 और यहाँ पे निकल कर आ चुका है गुडविल। सो गुडविल अकाउंट डेबिट 3,80,000। और ये बात बहुत ऑब्वियस थी कि यहाँ पे गुडविल आएगा, ये बात बहुत ऑब्वियस थी यहाँ पे गुडविल आएगा। आप चेक करिए, हमने गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी निकाल लिया था 3,80,000। चेक अवर वर्किंग नोट। जब हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली थी तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने से पहले हमने गुडविल निकाली थी और गुडविल का अमाउंट निकाला था 3,80,000। यानी कि जब हमने बिग लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर करा तो साथ में हमने गुडविल भी टेक ओवर करी। वैसे गुडविल बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग नहीं है, आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में हमारे पास कहीं पे भी गुडविल नहीं था। अगर मैं आपको शो करूं, यहाँ पे ये रहा बैलेंस शीट हमारे पास में, देखिए बैलेंस शीट में कहीं पे भी गुडविल गिवन नहीं है। बट ये जो हमारे पास यहाँ पे गुडविल निकल कर आया, वैल्यूएशन की वजह से निकल कर आया। जब हमने अक्वायर करा तो हमने गुडविल को भी अक्वायर कर लिया, ठीक है। तो जब गुडविल रिकॉर्ड करेंगे, गुडविल विल बी रिकॉर्डेड ओनली फॉर बिग लिमिटेड, नॉट फॉर ह्यूज लिमिटेड। ये बात आपको मैंने पहले भी समझाई थी क्वेश्चन सॉल्व करते करते
कि हम यहाँ पे ह्यूज लिमिटेड की गुडविल बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, बट जो गुडविल बिग लिमिटेड का है वो हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए जी, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया एंट्रीज का। आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 1 अपन बना चुके हैं अब कंप्लीटली। एंट्री नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एंट्री, लिक्विडेटर ऑफ बिग लिमिटेड डेबिट। सो लिक्विडेटर ऑफ बिग लिमिटेड को हमने डेबिट किया है विथ 9,05,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट अपने को निकालना पड़ेगा और ये नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग निकलेगा। सो नंबर ऑफ शेयर्स आर 22424। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास थे 22424। फिर से एक बार देख लीजिए वर्किंग नोट में, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। टोटल शेयर्स आर 22424 एंड the shares are issued at ₹10 each. The face value is ₹10 each, although they are issued at the intrinsic value. तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट रियलाइज हुआ प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे। So what I'm going to do is, मैं यहाँ पे 22424 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 22424 को बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट निकल के आ जाएगा, दैट इज 224240। 224240। इसके अलावा कुछ अमाउंट यहाँ पे प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा। सो आई विल राइट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ऑन 22424 शेयर्स। 22424 शेयर्स पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर देखा जाए तो टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू का अमाउंट आया था 40.3571। ठीक है, 40.3571 का अमाउंट था और इसमें से 10 रुपीज का था फेस वैल्यू। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना हो जाएगा पर शेयर? 30.3571। ये वाला वैल्यू पर फिर से चेक कर लीजिए, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। वैल्यू 40.3571 था, उसमें से मैंने 10 का फेस वैल्यू माइनस कर दिया। तो 10 का फेस वैल्यू माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट विल गो इनटू दी सिक्योरिटीज प्रीमियम। ऑल राइट, तो ये अमाउंट कितना निकल कर आ जाएगा, मुझे राउंड ऑफ करके निकालना पड़ेगा। आई विल हैव टू राउंड ऑफ द अमाउंट। इट विल बी 9,05,000 का टोटल अमाउंट था। ठीक है, उसमें से 224240 इज फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फॉर प्रीमियम इट इज 680,730। मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ करके लिया है। और जो कैश पेमेंट है दैट इज 30 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू बैंक अकाउंट 30। ये एंट्री आपका मैच होना चाहिए, इन तीनों का टोटल 9,05,000 आना चाहिए। देख लीजिए जरा, आगे की एंट्रीज हमने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखी हुई हैं, बस हमारी यही एंट्रीज पेंडिंग थी जो हमने फिनिश कर ली। बताइए जी, समझ में आ गया सबको? एनी डाउट? इज इट क्लियर? आइए अब नोट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल का नोट फिनिश करना है हमें। शेयर कैपिटल का नोट फिनिश करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे ह्यूज लिमिटेड पहले से एक एग्जिस्टिंग कंपनी है और उसके पास ऑलरेडी 70,000 शेयर्स थे। 70,000 शेयर्स के अलावा 22424 शेयर्स और इशू हो गए, तो टोटल शेयर्स कितने बन जाएंगे? यहाँ पे टोटल शेयर बन जाएंगे 92,424। टोटल शेयर्स आर 92,424 ऑफ ₹10 each, that is 924240। और इसमें से हमने कुछ शेयर्स अदर देन कैश इशू करे हैं, सो आउट ऑफ विच 22,424
out of which 22,424 shares are issued for consideration other than cash. ठीक है, तो बस यही हमारा शेयर कैपिटल का अमाउंट है 924240. दिस इज द अमाउंट ऑफ योर शेयर कैपिटल. नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट पर. रिजर्व्स एंड सरप्लस, आप देखिए हमारे पास पहले से कौन कौन से रिजर्व्स हैं. वी ऑलरेडी हैव जनरल रिजर्व, वी ऑलरेडी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी ऑलरेडी हैव एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व. अब क्योंकि अमेलगमेशन यहाँ पे परचेज के नेचर का था, ठीक है, अमेलगमेशन परचेज के नेचर का था. फिर से बोलूंगा कि आफ्टर द मर्जर वर्ड को पढ़ के आपको ये नहीं समझना कि अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का है. अमेलगमेशन परचेज के नेचर का था. और यहाँ पे आप देखें हमारे पास में कुछ रिजर्व्स तो पहले से ही हैं, ठीक है. तो जनरल रिजर्व का अमाउंट एज इट इज आ जाएगा. देखें जरा रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में, नोट नंबर 2, reserves and surplus. We will take general reserve as it is, that is 3,50,000. जनरल रिजर्व के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी एज इट इज आएगा, दैट इज 2 लाख. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा आएगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ना दोनों कंपनीज का आएगा 70,000 प्लस 40,000, दैट इज 1,10,000. आप देखिए हमने इसके लिए एंट्री बनाया था, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व का हमने यहाँ पे एंट्री भी बना रखा है विद द नेम ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स. देखिए 40,000 का एंट्री बनाया था ना, तो टोटल तो 1,10,000 का है. इसमें से हम माइनस करेंगे अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, इसमें से हम रिड्यूस करेंगे अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट का अमाउंट, दैट इज 40,000, 70,000, ठीक है. और इसके अलावा कोई और रिजर्व हमारे पास में है नहीं, ठीक है. कैपिटल रिजर्व तो अराइज हुआ नहीं था. क्या कोई ऐसी एंट्री है जिससे रिजर्व पे इंपैक्ट आ जाए, जरा वो भी चेक कर लीजिए. इज देयर एनी जर्नल एंट्री दैट इज पुटिंग सम इंपैक्ट ऑन द रिजर्व्स? नो. बस एक ये ना लास्ट वाला एंट्री था, एंट्री नंबर ई, वो अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रीट कर लिया है. उसके अलावा कोई और ऐसा एंट्री नहीं है जिससे रिजर्व के ऊपर इंपैक्ट आ जाए. बट एक पॉइंट ऐसा जरूर है जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज द सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसको नहीं भूलना. यानी गिवन रिजर्व्स के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है एंट्री की वजह से, बट एक नया रिजर्व यहाँ पे क्रिएट हो रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम, जिसका अमाउंट अपन एंट्री में ऑलरेडी निकाल चुके थे. और ये अमाउंट था 680,730, 680,730, ये हमारा टोटल अमाउंट था. आइए एक बार इसका टोटल करें. 3,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 680,730, तो टोटल हमारे पास आ गया 13,00,730, 13,00,730. और मैं अभी इसको आउटर कॉलम में नहीं लिखूंगा, उसके पीछे एक कारण है. हमने ऑल्दो अभी तक जो एंट्रीज बनाई हैं, उन एंट्रीज में तो एज सच एग्जिस्टिंग रिजर्व्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, और जो इंपॉर्टेंट चेंज था प्रीमियम का वो तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया. बट यहाँ पे एक पॉइंट और ऐसा है जिसके रिगार्डिंग हमने एंट्री नहीं बनाया, बट उससे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे इंपैक्ट आएगा. वो कौन सा पॉइंट है जरा आप देखें. बैलेंस शीट में हमें यहाँ पे गिवन था प्रपोज्ड डिविडेंड, गिवन था, और यहाँ पे एक बात लिखी हुई है,
जरा देखिए आप, both the companies decided to cancel the proposed dividend as it has not been approved by the board of directors. आपको मालूम है ना, डिविडेंड पहले क्या होता है, डिविडेंड पहले कंपनी प्रपोज करती है, उसके बाद वो जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड जो है उसको अप्रूव नहीं करा गया, डिविडेंड को अप्रूव नहीं कराया, अप्रूव नहीं कराया मतलब डिविडेंड हमें कैंसिल करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर डिविडेंड तो यहाँ पे बिग एंड ह्यूज दोनों का कैंसिल हो रहा है, तो फिर आप एंट्री ओनली ह्यूज के लिए क्यों बना रहे हो? इसलिए क्योंकि जो मुझसे एंट्रीज और बैलेंस शीट पूछा है वो कहाँ का पूछा है, ओनली फॉर ह्यूज लिमिटेड। अगर बिग लिमिटेड की अकाउंटिंग पूछते तो मैं बिग के अंदर भी एंट्री बनाता, ऑलराइट। और यहाँ पे बिग के डिविडेंड कैंसिल होने से एज सच कोई इंपैक्ट आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का नहीं है। देखो अगर अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का होता तो आपको मालूम है कि मुझे रिजर्व्स भी इनकॉर्पोरेट करने पड़ते, फिर उस केस में क्या करना पड़ता, जो बिग का 50,000 का डिविडेंड है वो मुझे कैंसिल करना पड़ता। अगर मैं डिविडेंड जो डिक्लेयर मैंने करा अगर मैं उसको कैंसिल कर दूंगा तो क्या इंपैक्ट आएगा, मेरे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ना, क्योंकि जो डिविडेंड है वो अल्टीमेटली पे कहां से होता है, प्रॉफिट में से पे होता है। आप याद करिए हमने पहले क्वेश्चन भी सॉल्व करा था जहां पे हमने अमेलगमेशन से पहले डिविडेंड पे करा था, याद आ रहा है ऐसे क्वेश्चन आपको? तो डिविडेंड को मैंने रिजर्व एंड सरप्लस से एडजस्ट करा था, अब मैं उसी डिविडेंड को कैंसिल करना चाहता हूं, तो जो रिजर्व एंड सरप्लस उसकी वजह से कम हुए थे अब वो दोबारा से बढ़ जाएंगे। तो आप समझिए अगर यहाँ पे अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का होता तो मुझे फिर बिग लिमिटेड का जो पीएनएल है उसमें डिविडेंड का अमाउंट ऐड करके मुझे टेक ओवर करना पड़ता। बट यहाँ पे तो बड़ा ही सेफ गेम होने वाला है, रीजन बिंग आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो अमेलगमेशन है वो मर्जर के नेचर का नहीं है, परचेस के नेचर का है। तो मुझे बिग के रिजर्व से मतलब है ही नहीं, मुझे अपने खुद के पर्सनल रिजर्व से मतलब है। और मेरी कंपनी का जो पीएनएल है वो 2 लाख है, और यहाँ पे 2 लाख का जो पीएनएल है वो 1,40,000 के अमाउंट से इंक्रीज होगा। जो 2 लाख का पीएनएल है वो 1,40,000 के अमाउंट से इंक्रीज होगा क्योंकि मैंने प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट कैंसिल कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें प्रपोज डिविडेंड कैंसिल करना है, तो यही अमाउंट मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या करूंगा, मैं रिजर्व एंड सरप्लस में फाइनली अमाउंट ऐड कर दूंगा 1,40,000 का। फॉर व्हाट अमाउंट? फॉर द कैंसलेशन ऑफ द प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कैंसिल जो हुआ उसको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे 1,40,000, और इसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको मैं फाइनली रिप्रेजेंट कर पाऊंगा इन माय बैलेंस शीट। ठीक है, इसको हम फाइनली बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे 1440730, 1440730। इज दैट क्लियर? बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस का। एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ये अच्छा पॉइंट है, और दूसरा ये प्रपोज्ड डिविडेंड का कैंसलेशन जो हमने ऐड करा ये भी एक क्रूशियल पॉइंट है इस क्वेश्चन। नोट नंबर 3 हमें यहाँ पे क्रिएट करना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगे 12% डिबेंचर, और दोनों कंपनीज के 1 लाख 1 लाख है। ऑल्दो जो बिग लिमिटेड के डिबेंचर्स हैं उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया इन द डिबेंचर्स ऑफ ह्यूज लिमिटेड, तो कुल मिलाकर 2 लाख के डिबेंचर आएंगे, उसमें से 1 लाख के डिबेंचर इशू हुए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अपना बनाइए इसका नोट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा 12% डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा 12% डिबेंचर्स, and these debentures have been issued for consideration other than cash, not the total amount of 2 lakh but only 1 lakh. So 1 lakh has been issued for consideration other than cash. नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको अपने आप बनाना है। 12% डिबेंचर आएंगे, उसमें से 1 लाख अदर देन कैश वाले हो गए, टोटल अमाउंट इज 2 लाख। इस तरह से आपका नोट बनेगा, ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट बन जाएगा। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद में नेक्स्ट
शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो देखिए जरा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दोनों कंपनीज का आएगा, इट इज 1,60,000। सो 1,00,000 प्लस 60,000, total amount is 1,60,000. Total amount is 1,60,000. Next note is regarding the tangible assets. अगला नोट है tangible assets का, और tangible asset में हमारे पास में आएंगे यहाँ पे sundry fixed assets. Sundry fixed assets, और ये जो एसेट्स हैं आपको मालूम होगा हमने इनको टेक ओवर किया था एट व्हाट वैल्यू? वॉज देयर एनी वैल्यू मेंशन्ड? सन्ड्री फिक्स एसेट का कोई अदर वैल्यू मेंशन नहीं था, जो नॉर्मल वैल्यू है उसी के ऊपर हुआ है, दैट इज 9,50,000 एंड 4,00,000। सो 9,50,000 प्लस 4,00,000, दैट इज 13,50,000। 13,50,000। यहां तक कोई भी डाउट है? नेक्स्ट, नोट नंबर 6 फॉर इंटेंजिबल असेट्स। वैसे हमने यहाँ पे उसके लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। इंटेंजिबल असेट में आएगा गुडविल, एंड गुडविल इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 3,80,000। मैं इसको बैलेंस शीट में भी क्रिएट कर देता हूं। हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ था पहले से, इंटेंजिबल असेट्स के लिए हमने यहाँ पे स्पेस दे रखा था। $3,80,000 है इसका। टेंजिबल असेट का वैल्यू 13,50,000 था, इसको भी लिख लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसका हमें नोट चाहिए, इसका नोट नंबर 7 आ जाएगा। और अदर करंट असेट पे हम शो करने वाले हैं एडवांस टैक्स का पॉइंट, इसका भी नोट चाहिए, इसका हम नोट नंबर 8 बना लेंगे। तो आइए जरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को फिलअप किया जाए। 7th नोट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश एंड बैंक का बैलेंस आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस। ऑलराइट, तो कैश एंड बैंक का बैलेंस है 2,75,000 प्लस 1,30,000। 2,75,000 प्लस 1,30,000, टोटल इज 4,05,000। और हमने यहाँ पे कुछ कैश पेमेंट भी किया था, फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के लिए हमने कुछ यहाँ पे कैश पे करा था, दैट इज मियरली 30 रुपीज। ठीक है, जो फ्रैक्शन शेयर्स के लिए पे हुआ था। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 404,970। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का अमाउंट आएगा 404,970। और लास्ट में अदर करंट असेट्स का नोट आएगा, अदर करंट assets, in which we are going to mention the point of advance tax. Advance tax.
टोटल कर लेंगे दोनों का 80,000 एंड 20,000, 80,000 प्लस 20,000 दैट इज 1 लाख। तो आइए जरा इन वैल्यूज को पुट कर दे बैलेंस शीट में। 404970 एंड 1 लाख, 404970 एंड 1 लाख। टोटल हमारे पास एसेट साइड का आ चुका है 13,50,000 प्लस 3,80,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,55,000 प्लस 404970 प्लस 1 लाख। टोटल इज 28,99,70 280,9970। चेक कर लें एक बार। एसेट साइड का टोटल है 280,9970। लाइबिलिटीज के अंदर अपन वैल्यूज लिख लेते हैं। देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का वैल्यू हमारा आया था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का वैल्यू was 1,60,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का वैल्यू था यहाँ पे 2 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट ये हम देख लेते हैं नोट में से। अमाउंट था इसका 1,44730, 1,44730। चेक करें आर वी गेटिंग द सेम वैल्यू और नॉट। आ गया सेम आंसर 280,9970, 280,9970 सेम वैल्यू निकल के आ चुका है। तो टैली हो गया अपना आंसर। कोई भी अगर नोट रह गया हो तो फिर से देख लो। शेयर कैपिटल का नोट था, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट था हमारा नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट आया, फिर देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, देन टेंजिबल असेट, देन इनटेंजिबल असेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड अदर करंट एसेट्स। कंप्लीटली यहाँ पे हमने सॉल्व करा एक एक पॉइंट को अच्छे से। डन। चलिए अब मैं आपको इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखें जरा। P Limited and Q Limited agreed to amalgamate their business. The scheme envisaged a share capital equal to the combined capital of P Limited and Q Limited for the purpose of acquiring the asset, liability and undertaking of the two companies in exchange for share in PQ Limited। कह रहे हैं कि जब हम शेयर इशू करेंगे, ठीक है, तो PQ Limited नया कंपनी बनाया जाएगा जो P Limited एंड Q Limited के शेयर होल्डर्स को परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, आगे हमें यहाँ पे समराइज बैलेंस शीट गिवन है फॉर पी एंड क्यू, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, फिक्स्ड एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल। देखिए यहाँ पे भी जो हमें एसेट्स गिवन थे फिक्स्ड एसेट, उसमें गुडविल रिकॉर्डेड नहीं था, तो हमने रिकॉर्ड करा भी नहीं, क्योंकि जो कंपनी खरीद रही थी यूज लिमिटेड, उसके लिए वो गुडविल था सेल्फ जनरेटेड। ठीक है, द कंसिडरेशन वॉज टू बी बेस्ड on the net asset of the companies as shown in the above balance sheets। ठीक है, but subject to additional payment to P Limited for its goodwill to be calculated as its weighted average of the net profit for the 3 years ended 31st March 2017।
कह रहे हैं कि पी लिमिटेड को हमने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, किसके लिए? उसकी गुडविल के लिए। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन में लिखा है कि ओनली पी लिमिटेड को एक्स्ट्रा पे करना है, इसका मतलब क्यू के पास कोई गुडविल नहीं होगा, तभी तो नहीं लिखा। यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, वहां पे ह्यूज ने बिग को टेक ओवर करा था, यहाँ पे पी क्यू कंपनी, एक न्यू कंपनी दो पुरानी कंपनीज को टेक ओवर करेगा, पी एंड क्यू, जहां पे पी के लिए आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? गुडविल कैसे निकालने हैं देखिए, बोल रहे हैं जो पी के प्रॉफिट्स हैं पिछले 3 साल के ये रहे 3 लाख, 5 लाख 25 एंड 6 लाख 30, और यहाँ पे आपको फॉलो करना है वेटेड एवरेज टेक्निक। यू हैव टू फॉलो दी वेटेड एवरेज टेक्निक एंड द वेट्स आर 1, 2 एंड 3। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3 लाख को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, देखिए 3 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 5 लाख 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 लाख 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इन सबको ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा, वेटेड प्रॉफिट्स, उसको डिवाइड करेंगे एडिशन ऑफ वेट से, वेट का एडिशन कितना हो जाएगा 6, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपके पास निकल कर आ जाएंगे, ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज योर गुडविल। मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे कोई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन नहीं है, बस ये लिखा है कि जो गुडविल है उसका कैलकुलेशन कैसे करा जाएगा, वेटेड एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर्स। तो 3 साल के वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गए, दैट इज योर होल एंड सोल अमाउंट ऑफ गुडविल। The shares of PQ Limited were issued to P Limited and Q Limited at a premium and in proportion to the agreed net asset value of these companies. अब देखो करना क्या पड़ेगा, आपको P Limited and Q Limited दोनों के लिए निकालने पड़ेंगे नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी यहाँ पे एसेट्स गिवन है उन सबको तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, और इन सभी एसेट के साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा, गुडविल। जितने एसेट्स हमें गिवन है बच्चों, वो सारे के सारे एसेट्स तो ऐड होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, फॉर पी एंड क्यू इंडिविजुअली, बट पी में हमें अलग से क्या ऐड करना पड़ेगा, गुडविल। और वो गुडविल कैसे निकालनी है उसके लिए आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस बता रखी, बात समझ में आ रहा है? और साथ में माइनस करना पड़ेगा लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ट्रेड पेबल्स, ये आपको माइनस करना है। ऑल राइट, तो ये सब ऐड और लेस करने पर क्या आएगा, नेट एसेट, और उसी नेट एसेट को अपन क्या बोलेंगे, परचेज कंसिडरेशन। अब ये जो परचेज कंसिडरेशन आएगा फॉर पी एंड फॉर क्यू, तो पी का पीसी किसको मिलेगा, पी के शेयर होल्डर्स को, और क्यू का पीसी किसको मिलेगा, क्यू के शेयर होल्डर्स को। बट ये जो पीसी मिलेगा दैट विल बी गिवन इन द नंबर ऑफ शेयर्स, और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कैसे इशू करे जाएंगे, इन द प्रपोर्शन टू द एग्रीड नेट एसेट वैल्यू ऑफ दीज कंपनीज। यानी जो भी अपन शेयर इशू करेंगे वो कैसे इशू होंगे, इन द प्रपोर्शन ऑफ द नेट एसेट्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, देखो आपको नेट एसेट के बराबर ही क्या पे करना है, आपको नेट एसेट के बराबर ही इनको शेयर्स पे करने हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो आपने शेयर इशू करे वो किसके प्रपोर्शन में हो गए, नेट एसेट के प्रपोर्शन में हुए कि नहीं हुए। अच्छा, ऊपर कुछ लिखा भी था, देखना ऊपर क्या लिखा था, P and Q Limited agreed to amalgamate their business. The scheme envisaged a share capital equal to the combined capital of P Limited and Q Limited. जो अभी P और Q की कैपिटल है, P and Q की कैपिटल कितनी है देखिए, 6 लाख एंड 8 लाख 40, यानी कि जो न्यू कंपनी का कैपिटल चाहते हैं, शेयर कैपिटल चाहते हैं, दैट इज हाउ मच, 14 लाख 40,000। जो नया कंपनी पी क्यू बनेगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो नया कंपनी यहाँ पे पी क्यू बनेगा उसका शेयर कैपिटल कितना आएगा, 14 लाख 40,000। अब आप सोचेंगे कि सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ज्यादा आ गया तो, ज्यादा आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल नेट एसेट मान लेते हैं पी के लिए आ गए 14 लाख, ऐसा मान लेते हैं नेट एसेट पी के अकेले के 14 लाख निकल कर आ गए, और जो नेट एसेट क्यू के आए वो लेटेस्ट से निकल कर आ गए 15 लाख। अब आप क्या करोगे, आप तो बोलोगे सर क्वेश्चन गलत है। नहीं बच्चों, क्वेश्चन गलत नहीं है, टोटल पीसी तो आ गया 29 लाख का। सुनिएगा, मैं ऐसे अजम्पशन ले रहा हूं, टोटल पीसी आया 29 लाख का, बट हमें शेयर कैपिटल कितना रखना है, 14 लाख 40। तो डिफरेंस किसका है, डिफरेंस है प्रीमियम का। क्वेश्चन ने बोला ना कि हम क्या करेंगे, हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करेंगे, बट कितने प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो हिडन है, तो आपको वही तो निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा समझिए,
अगर शेयर कैपिटल आया, सॉरी, अगर नेट असेट्स आए 14 लाख एंड 15 लाख, और हमें कुल मिलाकर कैपिटल कितनी बनानी है, हमें कैपिटल बनानी है 6 लाख एंड 8 लाख 40। तो आपको क्या करना है, आपको एट मैक्सिमम 14 लाख 40,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल मानना है। तो ये 14 लाख 40 कौन से रेशो में डिवाइड होगा, 14 लाख 40,000 का जो आपका शेयर कैपिटल है वो डिवाइड करा जाएगा इन द प्रपोर्शन ऑफ नेट असेट। एंड व्हाट इज दैट प्रपोर्शन, 14 लाख इज टू 15 लाख। बच्चों तो मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे हो सकता है कुछ और भी अमाउंट आ जाए, मे बी आपके लिए जो नेट असेट की वैल्यू है वो एक में आ जाए 16 लाख, अगले में आ जाए 21 लाख। तो आपका रेशो क्या बनेगा, 16:21, यानी कि आप 14 लाख 40 के कैपिटल को बांटेंगे 16:21 के अंदर, और जो डिफरेंस रह जाएगा, जो डिफरेंस रह जाएगा पी और क्यू में इंडिविजुअली, वो आपका प्रीमियम माना जाएगा। समझ में आ रही है बात, बोलो हाँ या ना। देखो फिर से सुनना मेरी बात, 14,40,000 का टोटल शेयर कैपिटल होगा फॉर पी क्यू लिमिटेड, ऑल राइट। 14,40,000 को हमें डिवाइड करना है इन द प्रपोर्शन ऑफ द नेट असेट्स। नेट असेट मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे ही मान लिए कि पी के लिए निकल कर आ गए 14 लाख, ठीक है, पी के नेट असेट्स आ गए 14 लाख एंड क्यू के नेट असेट्स आ गए 15 लाख। तो मुझे 14,40,000 जो है, मुझे 14,40,000 का कैपिटल कौन से रेशो में डिवाइड करना है, 14:15, ठीक है, मुझे इसको डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ 14:15, यानी 14/29 एंड 15/29। इससे क्या होगा, इससे इनका इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा अगेंस्ट द परचेज कंसिडरेशन। अब 14 लाख 40 को आपने बांटा, लेटस से कि 14 लाख में ये तो आ गया 6,50,000। मैं ऐसे अगेन अजम्पशन ले रहा हूं, ठीक है, मैंने ऐसा माना कि जब मैंने 14 लाख को डिवाइड करा इन द रेशियो ऑफ 14:15, तो पी के लिए लेटस से अमाउंट आ गया 6,50,000, और जो रिमेनिंग अमाउंट है जो भी यहाँ पे बच रहा है 8 लाख करीब, वो किसके लिए आ गया, वो आ गया फॉर क्यू लिमिटेड। तो आप बोलेंगे सर पी का तो यहाँ पे पी से अमाउंट 14 लाख है और शेयर्स के फॉर्म में कितना है 6,50, तो रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग है सिक्योरिटीज प्रीमियम। अभी तो हमने ओनली शेयर कैपिटल का अमाउंट लिया, बट जो हमने शेयर इशू करे हैं वो कैसे इशू करे हैं, एट प्रीमियम, तो जो डिफरेंस है वो क्या माना जाएगा, प्रीमियम माना जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको ये बात नहीं पता कि हमने शेयर्स को एग्जैक्टली कितने प्रीमियम के अमाउंट पे इशू करा है, तो जो प्रीमियम निकल कर आएगा दैट विल बी एज योर बैलेंसिंग फिगर। और ये बैलेंसिंग फिगर से प्रीमियम कैसे निकालना है बच्चों, मैं आपको उसी की टेक्निक सिखा रहा हूं यहाँ पे, कि हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट पहले से फिक्स हो चुका है। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट फिक्स हो गया 14,40,000, ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, आई थिंक यहाँ पे एक शेयर की वैल्यू आप 10 रुपीज अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे गिवन है क्या, हाँ गिवन है, देखो नीचे लिखा भी है, तो शेयर्स हैं वो 10 रुपीज ईच के हैं, लिखा है नीचे, शेयर्स हैं 10 रुपीज ईच के, तो हमने 10 रुपीज का वैल्यू मान लिया, यानी शेयर्स का अमाउंट यहाँ पे फिक्स हो चुका है 1,44,000। अब आपको कैसे भी करके 1,44,000 शेयर इशू करने हैं, किसके बीच में, पी और क्यू के बीच में, और 1,44,000 शेयर्स कौन से रेशो में इशू करे जाएंगे, इन द रेशियो ऑफ देयर नेट असेट। नेट असेट कैसे निकालना आपको मैंने सिखा दिया, क्यू के लिए बड़ा आसान है, सारे एसेट्स को ऐड करो, लायबिलिटी को माइनस करो, और पी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नेट असेट्स में ऐड करना पड़ेगा गुडविल का अमाउंट। गुडविल का अमाउंट कैसे निकालना है आपको मैंने सिखा दिया। तो जब आपके पास नेट असेट्स निकालने के बाद पीसी आ चुका है और नंबर ऑफ शेयर्स आपको मालूम है, नंबर ऑफ शेयर का प्रपोर्शन भी कर दिया, बट जब नंबर ऑफ शेयर्स को 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पीसी के अमाउंट के बराबर नहीं आएगा। तो पीसी के अमाउंट के बराबर लाने के जो डिफरेंस हमें क्या मानना है, डिफरेंस हमें मानना है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर और नॉट, ओके। इसके बाद आप देखें आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे और क्या लिखा, कह रहे हैं द शेयर्स ऑफ इन ऑर्डर टू रेज द वर्किंग कैपिटल पीक्यू लिमिटेड प्रोसीडेड टू इशू। इसके अलावा इसने और एक्स्ट्रा शेयर इशू कर दिए फॉर कैश। कितने इशू करें, 72,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट द सेम रेट ऑफ प्रीमियम एज इशूड फॉर डिस्चार्जिंग द पीसी टू पी एंड क्यू। बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, बोल रहे हैं आगे जाके हमने 72,000 शेयर्स और इशू कर दिए, 10 रुपीज की फेस वैल्यू है और उसको हमने इशू करा प्रीमियम पे, बट अगेन प्रीमियम का अमाउंट आपको डिस्क्लोज नहीं करा। कह रहे हैं कि प्रीमियम का वही अमाउंट है जो ऊपर आया था, तो ऊपर वाला अमाउंट आपने निकाला था एज बैलेंसिंग फिगर, राइट। अब क्या काम करना है, जो प्रीमियम का अमाउंट आया एज बैलेंसिंग फिगर
उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर से, तो क्या आ जाएगा, प्रीमियम पर शेयर, हाँ या ना भाई। जो भी आपका दोनों का मिलाकर शेयर कैपिटल का अमाउंट आया, ऑल राइट, वो आपको मालूम है, दोनों का मिलाकर शेयर कैपिटल का अमाउंट आना है 14,40,000, ठीक है। और जो अमाउंट डिफरेंस में आया वो है आपका बैलेंसिंग फिगर, दैट इज योर सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो दोनों के प्रीमियम को ऐड कर दो, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1,44,000। तो आपके पास में क्या निकल कर आएगा कि हमने कितने प्रीमियम पे शेयर इशू करे थे, राइट। वही प्रीमियम आपको नीचे भी ले लेना है। बात समझ में आ रही है? तो आई थिंक क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, आप इसको इजीली मैनेज कर पाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट हिंट्स थे मैंने आपको दे दिए, ठीक है। और बच्चों थोड़ा आपको ट्राई करना पड़ेगा। देखो, अगर हम सारे क्वेश्चन क्लास में करने बैठ जाएंगे तो आपका जो एक्यूमेन है वो डेवलप नहीं होगा।